हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब भाई? बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आई होप बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आज तो अच्छा होना बनता है ना। अभी कल दिवाली बीती है और दिवाली की ढेर सारी खुशियों के बीच आप अभी थे, हैं भी और होंगे भी। मिठाइयाँ मिठाइयाँ ढेर सारी खाई होंगी आपने अभी। तो चलिए भाई, आ जाओ। दिवाली के खुमार से, पटाखों के शोर से और इस सब गुबार से जरा थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और थोड़ा समय मेरे साथ व्यतीत करते हैं। जैसा कि हमने आज से वादा किया था, क्लासेस रेगुलर रहेंगी आपकी। तो मैं फिर से हाजिर हो चुका हूँ आप सब के साथ, और बहुत सारे सीटेट के संबंधित जो प्रश्न हैं वो लेकर उनकी बात करेंगे। लेकिन चूंकि कल दिवाली थी, अभी आप लोग अभी दिवाली की ढेर सारी खुशियाँ मना कर आए हैं, तो ज़रा मुझे बताइए कैसी रही दिवाली भाई सबकी? चूँकि बातचीत ज़्यादा नहीं होगी आज। आज बिल्कुल इसके बाद मैं ये भी सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे, कंटेंट का अपने कंटेंट पे चलेंगे और बातें बिल्कुल नहीं करेंगे आज, एकदम बिल्कुल आप लोग भी मौन धारण कर लीजिएगा। इसीलिए बढ़िया पटाखे-वटाखे जलाए एकदम बढ़िया से ना, उसमें कहाँ पीछे होने वाले हो तुम लोग, हाँ? गुड। चलिए भाई, सही कमेंट्स अभी आपके नहीं आ रहे हैं अभी। एक बार ज़रा सेशन को शेयर कर दो भाई, क्योंकि देखो अभी कुछ लोग सो रहे होंगे, बहुत सारे तरह के साथी तो सो ही रहे हैं अभी, ना? तो अभी उनकी दिवाली खत्म नहीं हो रही, ज़रा उनको जगा लो एक बार। कह दो भैया ऐसा है, पूरा दिन दिवाली मनाना है, आज तो छोटी दिवाली होती है ना। हाँ, तो छोटी दिवाली मनाने के लिए आप सब शाम को मनाइएगा फिर से आज, लेकिन थोड़ा सा आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे तक आपसे थोड़ी सी बातचीत हो जाए, रूबरू हो जाए, ताकि वो प्रैक्टिस बची रहे, वरना भूल जाओगे यार सारी चीज़ें ना, फिर बाद में समस्या हो जाएगी। अरे वाह! क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये हुई ना बात, बस यही करो। मिठाइयाँ-विठाइयाँ ऐसे नहीं कि मिठाइयाँ-विठाइयाँ इतना खाए हो, सब कुछ भिजवा दो हमारे लिए तुम लोग, हाँ? ठीक है? चलो एन्जॉय किया आप लोगों ने। एक बार ज़रा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, अपनी थोड़ा-सा अपनी बातचीत को विराम दिया जाए। हाँ, बस हम समझ गए भाई साहब, आपकी भावनाओं को समझ गए हम, ठीक है? चलिए, मैंने बढ़िया मनाई, एकदम अच्छी दिवाली मनाई। मैं पटाखे नहीं ज़्यादा छुड़ाता, पटाखे बिल्कुल नहीं छुड़ाता हूँ मैं। मैंने मिठाइयाँ खाई, दिए जलाए। कल तो मिले ही थे सुबह ना, कहाँ गए? कल तो सुबह-सुबह में आपसे मुलाकात हुई ही थी मेरी। तो चलिए बातें खत्म, बस बहुत हो गया, टाइम अप, बातें बंद, बहुत बातें हो गई, ठीक है ना? अब पढ़ाई-वढ़ाई पे ध्यान दे दें। वैसे भी 2-3 दिन तुम लोगों का मन नहीं लग रहा दिवाली के चक्कर में, वापस आते हैं। ऐसे भी बहुत कम लोग हो, एक बार शेयर करो भाई, सबको जरा बुलाओ फटाफट जल्दी से, कह दो चलो क्लास चालू हो गई है, तुम लोग दिवाली मनाते रहोगे। तो फाइनली बातें बिल्कुल बंद, थोड़ा सा स्थिर हो जाइए, कंसंट्रेट करें। प्रश्न पैराग्राफ का है, पैराग्राफ पे बिना कंसंट्रेट किए नहीं होगा, पता है ना? तो कंसंट्रेट करते हैं। पैराग्राफ पे लिखा है, किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता वरदान होती है। स्वतंत्र देश संस्कार तो देता ही है, आत्मनिर्भर भी बनाता है। आजादी हमें आस्था देती है, आत्मविश्वास हमें मर्यादा पूर्वक जीवन जीने की कला सिखाता है। बड़ों का सम्मान, छोटों के प्रति स्नेह और आत्मीयता, उनके प्रति जिम्मेदारी का बोध हमारी मर्यादा के अंग बना जाते हैं। हमें आकांक्षाओं की तुलना में अपनी योग्यताएं बढ़ानी चाहिए। नम्रता हमारी जीवन शैली के प्रेरक बनते हैं। हमारे महापुरुषों ने अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया। वह दृढ़ निश्चयी थे, संकल्पबद्ध थे, प्रलोभनों और आकांक्षाओं के गुलाम नहीं थे। उन्होंने मानसिक स्वतंत्रता, निद्रबंधवता और आत्मनिर्भरता के कारण ही अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। हमें अवसरों की राह नहीं देखनी, अवसरों की राह बनानी है। महानता, सार्थकता, उद्देश्यपूर्णता को हम यदि संस्कार बना लें तो सफलता निश्चित है। चलिए पढ़िए एक बार आप लोग। बस करो भाई, हो गया। चलो वापस आ जाओ, अब मैं ध्यान नहीं दूंगा, मैं बंद कर दे रहा हूँ, कमेंट ही बंद कर दे रहा हूँ तुम लोग। बहुत दिवाली हो गई, दिवाली निकल नहीं रही तुम लोगों से, हाँ? चलो अब मैं देख नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी। फटाफट जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करना शुरू करो, पढ़ो पहले इसको ध्यान से। पढ़ लो, फिर अभी बात बात करेंगे, लास्ट में बात करेंगे, अभी पढ़ लो पहले। सब बताएंगे तुमको, हम सब पूछेंगे तुमसे, पहले पढ़ाई करो, पहले कंसंट्रेट कर लो क्वेश्चन पे। लिखा है, किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता वरदान होती है। अब इससे
कैसे प्रश्न बनेंगे, चलिए देखा जाए। स्वतंत्र देश हमें क्या देता है, पहला प्रश्न आपका है, स्वतंत्र देश हमें क्या देता है, बताइए। प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र देश हमें क्या देता है। भौतिक सुख सुविधाएं देता है, अपार स्वप्न देता है, संस्कार देता है, आत्मनिर्भरता देता है, या फिर रोजी रोटी देता है, या फिर रोजी रोटी देता है, बताएं। क्या देता है, बहुत बढ़िया। तो कह रहा है संस्कार देता है, स्वतंत्र देश क्या देता है, हमें संस्कार देता है और आत्मनिर्भरता देता है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोग दे रहे हो, कमाल का। तो थोड़ा सा जो कंसंट्रेट करके प्रश्न को पढ़ा है आपने, पैराग्राफ को पढ़ा है ना, उसको ध्यान दोगे तो बिल्कुल उत्तर मिल जाएंगे। हालांकि तो काफी अच्छे आंसर आ रहे हैं। अगला है, जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, बताएं। ऑप्शंस हैं, समय और अवसरों की प्रतीक्षा करके, समय के खेल पर भरोसा करके, महानता, सार्थकता और उद्देश्य पूर्णता को संस्कार बनाकर, अनेक प्रकार के कष्ट सहकर। कैसे जीवन में सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ आंसर देना है। कि ऐसे तो आप दे दोगे सर अनेक प्रकार के कष्ट सह के, अनेक प्रकार के कष्ट सहने पर जरूरी थोड़ी सफलता मिल ही जाए, है? तो इसलिए ध्यान रखना कि सर पैराग्राफ में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग देना है। पैराग्राफ कहता है कि महानता, सार्थकता और उद्देश्य पूर्णता को संस्कार बना लिया जाए अगर, तो जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है, ये पैराग्राफ कह रहा है। बाकी तो आप कह सकते हो कि समय और अवसरों की प्रतीक्षा करके, सब भाग्य के लेख पर भरोसा करके तो बिल्कुल नहीं होता। अनेक प्रकार के कष्ट, कष्ट सहना मानक नहीं है पर किसी भी सफलता का, कि हम कष्ट सह लें तो हम सफल हो ही जाएंगे। ये कष्ट सहने का मतलब है कि आप जब जीवन में संघर्ष करते हो तो जो कष्ट होते हैं वो आदमी सहता है, वो सफलता दिलाता है। ऐसा नहीं कि हम कहीं जाके अपने आप को कोड़े मार ले, कष्ट सह ले और हम सफल हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं, हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं। बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जिम्मेदारी का बोध, या फिर अपनी जीवन शैली को सुविधा संपन्न बनाने का विचार, या फिर अपनी आकांक्षाओं के आकाश में उड़ने के स्वप्न, अवसरों की राह देखने के, क्या हो जाएगी। सभी लोग बहुत ध्यान से उत्तर देंगे भाई। विजिबिलिटी क्लियर है, और मैं चलो डार्क कर दे रहा हूं, क्या हो जाएगा। हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं, तो बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जिम्मेदारी का बोध बन जाते हैं। हमारी मर्यादा के अंग क्या क्या बन जाते हैं, बड़ों का सम्मान, छोटों को स्नेह और जिम्मेदारी का बोध। थोड़ा सा ध्यान दें, कंसंट्रेट करें थोड़ा सा क्वेश्चन पे और स्पीड बढ़ाएं, क्या होगा। हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया, कह रहा है कि हमारे महापुरुषों ने क्या क्या किया। हमें आशय का निर्माण करने का मूल मंत्र दिया, अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया, हमें स्वतंत्रता का संस्कार दिया, या हमें आत्मनिर्भर बनाने के अवसर प्रदान किए। क्या किया हमारे महापुरुषों ने, क्या किया, बहुत सारे कष्ट सहे, बहुत सारी यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया। अनैतिकता से समझौता नहीं किया कि अनैतिक हो जाए या फिर अनैतिकता को सहा जाए, जी नहीं, उन्होंने नीति का साथ दिया, नीति के साथ चले वो। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, आत्मविश्वास हमें क्या प्रदान करता है, कह रहा है आत्मविश्वास हमें क्या प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है, अपने विकास के रंगीन सपने देता है, आत्मविश्वास हमें मर्यादापूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है, स्वच्छंद जीवन जीने का विश्वास देता है, या फिर स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति देता है। जल्दी से बताएं, आत्मविश्वास हमें क्या देता है, बताएं भाई। गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। सेशन को बेटा एक बार जरा शेयर कर दें सभी लोग, जो नए साथी जुड़ रहे हैं मेरे साथ, आप लोग भी जरा सेशन को शेयर कर दीजिए, बाकी सारे साथियों को बुला लीजिए कि अब बहुत अभी थोड़े लोग सो रहे हैं, फेस्टिवल सीजन। तो फाइनली आपने कहा कि सर आत्मविश्वास हमें मर्यादापूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है, क्या है, मर्यादापूर्ण जीवन जीने की कला सिखाता है। अगला है, इनमें से कौन सा विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। विशेषण विशेष्य का उदाहरण, हर बार मैं कहता हूँ
विशेषण से प्रश्न आता है। तो आत्मनिर्भर मानव, स्वतंत्र राष्ट्र, महान आदमी और भारत देश। देखो भारत और देश एक दूसरे की विशेषता नहीं बता रहे हैं। महान आदमी है, स्वतंत्र राष्ट्र है, आत्मनिर्भर मानव। मानव कैसा है? मानव आत्मनिर्भर है। राष्ट्र कैसा है? राष्ट्र स्वतंत्र है। आदमी कैसा है? महान है। लेकिन यहाँ भारत देश एक दूसरे का विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं बता रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड। कौन कौन है जो सी बता रहा है? हमें अवसरों की राह नहीं देखनी में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? हमें अवसरों की राह नहीं देखनी है, रेखांकित शब्द में क्या लिखा है? रेखांकित शब्द में शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? सही, सभी लोग आंसर दें। गुड, बहुत बढ़िया, फाइनली आपने आंसर दिया है। हमें अवसरों की राह नहीं देखनी में रेखांकित शब्द के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग कर सकते हैं? हमें अवसरों की राह नहीं देखनी, अवसरों की राह किसकी? अवसरों की राह नहीं देखनी। राह में क्या कर सकते हैं हम लोग? अवसरों की राह नहीं देखनी रेखांकित शब्द में इंतजार, लाभ, स्वतंत्रता और हानि। क्या ऑप्शन है यहाँ पे? इंतजार, लाभ। अब क्या करना है? अवसरों का इंतजार नहीं करना, राह की जगह हम कह सकते हैं इंतजार ना। हमें अवसरों का इंतजार नहीं करना, राह देखना मतलब इंतजार करना। अगला है, हमारे महापुरुषों ने अनेक कष्ट सहे, यातनाएं सही, पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया। डैश वाक्य का आशय क्या नहीं है? संकल्पबद्ध रहे, दृढ़ संकल्पी, आत्मनिर्भर या प्रलोभन के गुलाम। तो यातनाएं सही पर अनैतिकता से समझौता नहीं किया, इसका मतलब वो दृढ़ प्रतिज्ञ थे। वो क्या थे? दृढ़ प्रतिज्ञ थे, तभी तो कह रहे हैं, तभी तो हुआ। उसके बाद क्या है यहाँ पे? दृढ़ संकल्पी थे, बिल्कुल सही बात है। आत्मनिर्भर थे वो, प्रलोभनों के गुलाम नहीं थे, इसीलिए नहीं हुए, वरना फिर तो समझौता कर लेते। प्रलोभनों के गुलाम नहीं। अगला प्रश्न, सफलता तब निश्चित होती है जब हम उद्देश्य पूर्णता को बना लेते हैं। सफलता तब निश्चित होती है जब हम उद्देश्य पूर्णता को डैश बना लेते हैं, स्वतंत्र बना लेते हैं, आत्मनिर्भर बना लेते हैं, संस्कार बना लेते हैं, या फिर सक्षम। तो पैराग्राफ चूंकि कह रहा है कि सफलता तब निश्चित होती है जब हम उद्देश्य पूर्णता को संस्कार बना लेते हैं। उद्देश्य की पूर्णता, उद्देश्य पूर्णता को संस्कार बना लेते हैं, तो ये आपका उत्तर हो। नेक्स्ट है यहाँ पे 9 प्रश्न हो गए हैं। अगली एक कविता है, थोड़ी सी कविता अलग तरह की है, लंबी है, तो आइए जरा इस पर ध्यान देते हैं। चलिए बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। स्कोर क्या रहा भाई? 9 प्रश्न में स्कोर क्या रहा है इसमें, गद्यांश में? जरा बताना मुझे कमेंट करके। 8, 7, ठीक। 8 तक ठीक है, 7 भी चलो चलेगा, लेकिन के नीचे नहीं आना चाहिए। शोभा सिंधु न अंत रहीरी, लिखा है शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमागे, चली ब्रज की बीथिन फिरती बहीरी। देखी जाई, देखी जाई आज गोकुल में, घर घर बेचती फिरती री। कह लागी कहाँ, कह लगी कहा, बनाई बहुत विधि, कहत न मुख सह सह निबहिरी। और जसुमति उदर अगाध उदध तय, उपजी ऐसी सबनी कहीरी। असूर श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता उर लाई गहीरी। देखो यहाँ पे एक कविता क्या है, इसमें तो एक तरह से श्लोक है, में कुछ बातें कही जा रही हैं सूरदास जी की। यहाँ पे कुछ रचनाएं हैं, रचनाओं से पंक्तियां ले ली गई हैं। अब इसमें ध्यान से पढ़कर इसका अर्थ समझना पड़ेगा, जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक क्या होगा। लिखा है कि शोभा सिंधु न अंत रहीरी, शोभा सिंधु, सिंधु का मतलब क्या है? समुद्र। तो शोभा सिंधु न अंध, शोभा सिंधु न अंत रहीरी, नंद भवन भरी पूरी उमागे चली। नंद भवन, नंद के घर में भरी पूरी उमांगे चली। ब्रज की बीथिन, बीथिन मतलब गलियां, ब्रज की जो गलियां हैं, ब्रज की बीथिन फिरत बहीरे, ब्रज की गलियों में क्या रहा है? फिरत रही हैं, घूम रही हैं यहाँ पे। और लिखा क्या है कि देखी जाई आज गोकुल में, क्या गोकुल में क्या देख रही हैं? गोकुल देखा जाए, देखा कहाँ? गोकुल जाकर आज मैं देखी, मैंने देखा, क्या देखा? घर घर बेचत फिरती, फिरती रे। मैंने देखा गोकुल की गलियों में घर घर बेचत फिरती रे। और क्या लिखा? कह लग कहाँ, बनाई बहुत विधि।
अलग अलग विधियों से बना बना कर बोल रही थी, क्या कह रही थी, कहत न मुख सहसहु निबहिरी, और जसुमति उदर, जसुमति मतलब यशोदा माता, यशोमती, जसुमति उदर अगाध उदधित है, जस उदर मतलब होता है गर्भ पेट में, अदागाध उदधित, उदधित मतलब होता है समुद्र, उदधित है, उपजी ऐसी सबनी कही रे, और सूर्य श्याम प्रभु इंद्र नीलमणि, ब्रज बनिता, ब्रज बनिता, बनिता का मतलब होता है वनिता, ललना, स्त्री, ब्रज मतलब ब्रज की स्त्रियां, उरलाई गहीरी, है ना। अब देखिए बढ़िया जटिल है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मुश्किल थोड़ा सा लग रहा है समझने में ना, ऐसा लग रहा होगा। शब्दों पर अर्थ ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और अभी जब एग्जाम क्वेश्चन देखोगे ना तो क्वेश्चन में थोड़ी चीजें और बेहतर होंगी, क्योंकि क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्पल उससे आते, क्या कहते हैं, ग्रामर से आ जाते हैं, तो आपको और चीजें आसान हो जाती है। चलिए देखें जरा ग्रामर क्या है इसमें। देखा शोभा सिंधु में कौन सा अलंकार है, अब अर्थ यहाँ पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि शोभा सिंधु, यहाँ बीच में देखो क्या है, हाइफन है। अब सीधी सी बात है, शोभा सिंधु, सिंधु का मतलब समुद्र होता है, शोभा कैसी सभा, कैसी समुद्र, कैसा रूपी समुद्र, शोभा रूपी, ये शोभा सिंधु क्या होता है, शोभा सिंधु में रूपक अलंकार आ जाता है, शोभा रूपी, क्या लिखा है, शोभा रूपी, शोभा सिंधु न अंत रही रे, तो शोभा रूपी सिंधु का अंत है ही नहीं, शोभा रूपी समुद्र का अंत है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ रूपक अलंकार हो जाता है, शोभा सिंधु में रूपक अलंकार हो जाता है। और देखो, ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, बताओ, कह रहा ब्रज की गलियों में कौन क्या बेच रहा है, देखो अभी लाइनों में आपको पढ़ाया ना मैंने, ब्रज की बीथिन, ब्रज बीथिन में घूमी बेच रही थी, तो ब्रज की गलियों में क्या बेच रहा है कोई, यशोदा जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, नंद बाबा जी ब्रज की गलियों में दही बेच रहे हैं, लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, या लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, बताओ, लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही दूध बेच रही हैं या दही बेच रही हैं, तो यहाँ पर क्या उत्तर है बताओ, क्योंकि यहाँ क्या है, दही ने दूध नहीं, दही बेच रही है, कौन, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं, ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, यहाँ पे वही तो कह रहा है कि लक्ष्मी जी ब्रज की गलियों में दही बेच रही हैं, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताएंगे, इस पद के रचनाकार का नाम क्या है, कि लास्ट लाइन में खुद ही दिया गया है वहां पे, सूरदास, लास्ट लाइन में खुद ही दिया गया है सूरदास, तो किसकी लाइनें हैं, सूर श्याम कहो, तो यहाँ पे सूरदास जी की रचना है, अंतिम लाइन में उन्होंने अपना नाम खुद ही लिख दिया है, तो आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, इसीलिए आपने कमेंट में एकदम भर भर के आंसर दिया है, वरना थोड़ा सा तो टिपिकल है। अगला है, इस पद्यांश में किसके जन्म का वर्णन है, किसके जन्म का वर्णन किया गया है पद्यांश में, उस किसकी बात की जा रही, कृष्ण का जन्म हुआ है, जाहिर सी बात जन्म किसका होगा, लक्ष्मी जी स्वयं गलियों में अगर आ जाएंगे दही बेचने, तो किसका जन्म हुआ होगा, कृष्ण का जन्म हुआ है, इसका, कृष्ण जी का जन्म हुआ है उस समय, और इसी की बात की जा रही है, उसी की शोभा की बात की जा रही है। इस पद्यांश के अनुसार किसका अंत नहीं है, इस पद्यांश के अनुसार किसका अंत नहीं है, शोभा रूपी सागर का, समुद्र के जल का, नीलमणि का, या ब्रज में दूध सही का, पहली लाइन, शोभा सागर, शोभा उदधि, सिंधु, शोभा सिंधु ना अंत रही रे, तो अंत किसका, शोभा रूपी सागर का कहीं अंत नहीं है, वही कह रहा है कि शोभा रूपी सागर का अंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शोभा रूपी सागर का अंत नहीं है। अगला प्रश्न है, सूर श्याम प्रभु डैश का अर्थ है, सूरदास के प्रभु श्याम, काले रंग प्रभु, सूर श्याम भगवान, इनमें से कोई नहीं, सूर श्याम प्रभु, सूरदास लिखते हैं ना सूर श्याम प्रभु, क्या कहना चाहते हैं वो इससे, सूर श्याम, सूर श्याम प्रभु मतलब सूर के, सूरदास के प्रभु श्याम, सूर श्याम का अर्थ यहाँ क्या होता है, सूरदास के प्रभु श्याम, यहाँ पे सूर श्याम प्रभु हो जाएगा। अगला देखो ध्यान से, पेडागोजी के प्रश्न, चलो भाई एक बार लंबी गहरी सांस लीजिएगा, थोड़ा सा ब्रीथ करेंगे हम लोग, ध्यान से उत्तर देंगे, क्या लिखा हुआ है, तो सूर से, अब अगला देखो पेडागोजी वाले क्वेश्चन पे आते हैं, गुड, बहुत बढ़िया स्कोर दोनों का मिला के, इसमें गद्यांश पद्यांश में कम रहा ना, पद्यांश में कम रहा होगा इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, सबके साथ वैसा ही होगा तो बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा, बट फिर भी वैसी कोशिश अगर करते रहोगे, पढ़ने की प्रैक्टिस रेगुलर करते रहोगे, तो कभी कभी ऐसे रचनाएं अगर आ जाएंगी तो कुछ ना कुछ निकाल ले जाओगे, ऐसा नहीं है, अगर एकदम बिल्कुल नया ही आ जाएगा तो सबके लिए वो नया होगा, उसमें घबराने की जरूरत नहीं होगी, वो सबके लिए नया होगा तो सबका स्कोर लगभग उससे ही डाउन होगा। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है, किसके अभिव्यक्ति में, मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में, वर्बल कम्युनिकेशन के
जो विकास में सहायक है। क्या है? देखी सुनी और पढ़ी गई बातों को अपनी भाषा में कहना। क्या लिखा है? देखी सुनी और पढ़ी गई बातों को अपनी भाषा में कहना। देखो ध्यान से क्या लिखा है यहाँ पे। चित्रों, अब देखो चूंकि देखी सुनी और पढ़ी गई बातों को अपनी भाषा में कहना, ये मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सहायक है। क्या? चित्रों और संदर्भों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ना। चित्रों और संदर्भों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ना से मतलब नहीं है। आप कहाँ गया? दूसरा ये रहा। सुनी गई कहानी को अपनी भाषा में सुनाना, ये भी। ध्वनि को सुनकर लिखने का प्रयास करना, ये लिखने से मतलब। तो यहाँ पर एक यहाँ पे और 3 सही लग रहा है। 1 और 3 अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, फर्स्ट एंड थर्ड इज द राइट आंसर। क्लियर? और देखो ध्यान से, अगला प्रश्न है, लेखन कौशल की शुरुआत की जाती है। लेखन कौशल की शुरुआत परिचालन कौशल से, अक्षरों के अभ्यास से, शब्दों के अभ्यास से, या वाक्यों के अभ्यास से। ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि भाई लिखने की शुरुआत या लेखन कौशल की शुरुआत हम सबसे पहले कैसे करते हैं। लिखने की शुरुआत हम पहले अक्षरों को पढ़ते हैं ना। हम पहले अक्षरों को, अब अक्षरों को लिखते हैं नहीं, अक्षरों के पहले हम आकृतियां बनाते हैं ना। पहले टीचर हमसे क्या करवाता है? पहले लाइनें खिंचवाता है, फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कल बनवाता है धीरे धीरे, फिर जाके कहीं हम एक अक्षर लिख पाते हैं, फिर वर्ण। तो सबसे पहले वाक्यों का अभ्यास तो बिल्कुल नहीं होता, शब्दों का भी नहीं होता, अक्षरों का। सबसे पहले परिचालन कौशल होता है। परिचालन कौशल यानी कि जो लेखन पूर्व गतिविधि है, यानी सबसे पहले जो छोटा बच्चा जाता है तो कुछ एक्टिविटीज करवाई जाती, जो ऐसे लाइनें खिंचवाई, आड़ी तिरछी रेखाएं खींची जाती है ना। चित्रांकन विधि जिसे कहते हैं, चित्र बनाकर हम सीखते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चित्र बनाकर सारी चीजों को सीखते हैं। पहले चित्र बनाकर जैसे चित्र का मतलब ऐसे जो लाइनें वाइनें खींचते हैं वो चित्र ही तो है एक तरह से। तो परिचालन कौशल। विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। क्या लिखा है? विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। ध्यान से, पूरा कंसंट्रेट करें भाई, सब लोग कंसंट्रेट करें बिल्कुल। कमेंट में बिल्कुल भी ध्यान, बातचीत बिल्कुल ना करें कोई भी, है ना। तो कंसंट्रेट करें क्वेश्चन पे ना, नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा। बातचीत बिल्कुल नहीं, वो स्टार्टिंग में जब हो गया हो गया। तो क्या लिखा है? विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। अब चूंकि समृद्ध भाषाई परिवेश क्या होगा? विद्यालय में बच्चा क्या करने जाता है? पढ़ने जाता है, उसको वहां पर उसके अनुकूल भाषा का परिवेश मिलना चाहिए ना, मिलना तो चाहिए विद्यालयी भाषा परिवेश। तो बोलने सुनने पढ़ने लिखने से अधिक अवसर, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी, या मुख्य धारा की भाषा सुनने से अधिक अधिक अवसर। तो यहाँ पे क्या है? बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर दिए जाए। बच्चे को जितना ज्यादा हो सके उतना बोलने लिखने पढ़ने सुनने के अवसर मिले। जितना ज्यादा अवसर मिलेंगे उतना ही बेहतर है। यही तो है भाषाई परिवेश उसके लिए ना, है ना आंसर? बहुत बढ़िया, कमाल का आंसर कर रहे हैं आप लोग। अगला बताए। तो हिंदी भाषा अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक कदम है। हिंदी भाषा अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक कदम कौन कौन से हैं? देखो जरा, कौन कौन से कदम हो सकते हैं भैया रुचिकर बनाने के लिए। जैसे पारंपरिक विधियों का प्रयोग, कह रहा है कि पारंपरिक विधियों का प्रयोग करिए। अगला है नवीन शिक्षण विधियों तथा सूचना एवं संचार विधियों का प्रयोग कीजिए। कालांश को बढ़ा देना है या समय सारणी परिवर्तित कर देना। इसमें क्या लगता है कौन सा ये ऑप्शन होगा जो अधिगम को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक कदम होगा? तो जो नई नई जो विधियां हैं, नई नई जो चीजें हैं ना, नवीन शिक्षण विधियां जो हैं वो उसी हिसाब से बनाई जा रही हैं जिसमें कि बच्चे को और इंटरेस्ट आए, बच्चा पढ़ने के लिए और बेहतर तरीके से प्रयास करे। तो नवीन शिक्षण विधियों तथा सूचना एवं संचार विधियों का प्रयोग करना ही सबसे आवश्यक है। क्योंकि बच्चों के जो पठन संबंधी जो चीजें एक्टिविटीज हैं उनको रुचिकर बनाया जाना बहुत बढ़िया है। क्योंकि हिंदी भाषा के उत्थान के लिए जो कार्य कर रहे हैं सरकारी जो संस्थान हैं, उनमें से रोजगार के अवसर के प्रति जागरूकता लाने का प्रयास किया जाना चाहिए ना। रोजगार मिले, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, विद्यार्थियों शिक्षकों को उनके अवसरों की जानकारी भी हो, तभी तो पता चलेगा, वरना पता कैसे चलेगा लोगों को। अगला है, पठन संस्कृति का विकास करने के लिए पठन सामग्री स्तरानुरूप होनी चाहिए। पठन संस्कृति का विकास करने के लिए जो पठन सामग्री है, कह रहे हैं कि वो स्तरानुरूप होनी चाहिए, यानी स्तर के अनुरूप होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं कि वो अक्षरों की पहचान के आकलन के लिए
सभी अक्षरों से युक्त होनी चाहिए, उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है, या समझ पाने की क्षमता का आकलन किया जाता है, पढ़ने से संबंधित बिंदु है। बताएं जल्दी से क्या हो जाएगा। सभी लोग बताओ भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो लिखा है कि पठन संस्कृति क्या करना है, पठन संस्कृति का विकास करना है। तो पठन सामग्री स्तरानुरूप होनी चाहिए भैया। पठन सामग्री जो हमको पढ़ना है वो हमारे लेवल की होगी, तो ये मजा मजा आएगा पढ़ने में। नहीं तो हमको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, तो हमारा जो पठन संस्कृति का विकास कैसे हो सकता है। अक्षरों की पहचान के आकलन के लिए सभी अक्षरों से युक्त होनी चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उच्चारण पर विशेष ध्यान देने की तो वाचन की प्रक्रिया है, पठन की नहीं है। समझ पाने की क्षमता का आकलन किया जाने के पढ़ने से संबंधित बिंदु है ऑप्शन नंबर 4, यानी 1 और 4, यानी हमारा ऑप्शन हो जाएगा 1 में पहला और चौथा ही सही आ रहा है। पठन संस्कृति का विकास करने के लिए जो सहायक है। अगला है यहाँ पे, किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का संरचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। बताएं जल्दी से। कल ही मैंने आपको ये बताया है, पढ़ाया भी है, इसके बारे में चर्चा की थी ना हम लोगों ने। कि किसने यह कहा है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु का रचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करने की शक्ति का पर्याय है। पियरमैन, बार्लेट, स्किनर और लेविन। तो क्या उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, स्किनर महोदय। ये कथन किसका है, स्किनर महोदय का कथन है। स्किनर महोदय ने ये सिद्धांत दिया है और ये इसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। बताएं। क्योंकि यह सिद्धांत जो इनका स्किनर महोदय का है वो क्रियाओं पर आधारित होने के कारण यहाँ पे प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रसूत अनुबंध। क्योंकि इसका जो पूरा का पूरा जो बेस है, आधार है, वो क्रियाओं पर है, इसीलिए इसको प्रसूत अनुबंध सिद्धांत कहा जाता है। अगर कहीं पूछे माँ से, आपसे पूछे कि प्रसूत अनुबंध सिद्धांत क्या है, तो वो आपको ध्यान रखना है कि प्रसूत अनुबंध सिद्धांत यही है जिसमें कहा जाता है कि सृजनशील मानव मस्तिष्क द्वारा संबंधों को रूपांतरित करके नई विषय वस्तु तो नई विषय वस्तु का संरचनात्मक सृजन करके अंतः संबंधों का विकास करना। ठीक है, इसके नर महोदय। अगला प्रश्न है, आगमन विधि के सोपानों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आगमन विधि, निगमन विधि, ये सब कुछ हमने आपको बताया हुआ है, सही जरा उसके बारे में। गुड, बहुत बढ़िया। तो फाइनली आपने कहा इस तरह यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, निष्कर्ष और नियमीकरण। सबसे पहले निष्कर्ष या नियमीकरण तो हो नहीं सकता भाई, सिंपल सी बात है। निष्कर्ष सबसे पहले निकालेंगे नहीं, हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम बच्चे को, चूंकि आगमन विधि में क्या होता है, हम सबसे पहले उदाहरण देते हैं। निगमन विधि में सिद्धांत पढ़ाते हैं, सिद्धांत नियमों के साथ उदाहरण की ओर जाते हैं, और आगमन विधि में हम पहले एग्जाम्पल देते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, एग्जाम्पल के बाद हम विश्लेषण करेंगे, यानी पहले नंबर पे ये रहा, दूसरे नंबर पे हम विश्लेषण या फिर निरीक्षण करेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे और फिर अभ्यास करवाएंगे चौथे नंबर पे। यानी पहले आएगा हमारा 4, फिर आएगा 4 के बाद 2, फिर आएगा 1 और 3, 4 2 1 3, 4 2 1 3, ये रहा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 4 2 1 3 का श्रृंखला यहाँ पे है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक हिंदी भाषी बालक ई संबंधित वर्तनीगत त्रुटियां करता है, क्योंकि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बालक भाषा का ज्ञान नहीं रखता, शिक्षक का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, बालक मंदबुद्धि। क्या लगता है आपको, प्राथमिक स्तर पर एक हिंदी भाषी बालक ई संबंधी वर्तनीगत त्रुटियां करता है, छोटी ई और बड़ी ई की जो वर्तनी लिखता है तो वो गलत कर देता है। तो बेसिकली उसका रीजन क्या है, क्योंकि त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। आपने कहा ना गलतियों से ही इंसान सीखता है, तो गलतियां जो है हमारे सीखने का एक पड़ाव है। बच्चा छोटा जब सीखना शुरू कर देता है तो बहुत सारी गलतियां करता है, अगर वो गलतियां ना करे या फिर ना करने दिया जाए तो फिर वो सीख ही नहीं पाएगा। तो गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। बालक भाषा का ज्ञान नहीं रखता, मतलब नहीं है। शिक्षक का पढ़ाने का तरीका सही नहीं है, इससे मतलब नहीं है। बालक मंदबुद्धि है, ये भी नहीं कह सकते। ऑप्शन नंबर ए, गलतियां का सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। अगला प्रश्न है,
यदि आपको कहा जाए कि उन बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी है जिनकी मातृभाषा हिंदी से कुछ अलग है, तो आप किसे महत्व देंगे? यदि आपको कहा जाए कि उन बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी है जिनकी मातृभाषा हिंदी से कुछ अलग है, तो आप किसे महत्व देंगे? जल्दी से बताइए। आप किसे महत्व देंगे? केवल बच्चों के मातृभाषा को, बहुभाषिकता को, केवल हिंदी भाषा को, या उपरोक्त सभी को? यदि आपको कहा जाए कि उन बच्चों को हिंदी भाषा सिखानी है जिनकी मातृभाषा हिंदी से कुछ अलग है, भाई हिंदी वो जानते ही नहीं है, कुछ अलग मातृभाषा है, उनको आपको हिंदी सिखाना है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप किसे महत्व देंगे? केवल बच्चों की मातृभाषा को नहीं, फिर वहां पर हम बहुभाषिकता को महत्व देंगे, यानी हर बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने, बात करने का अवसर देंगे, जिससे क्या होगा, अपने आप ही बहुभाषिकता, यानी कि अलग अलग भाषाएं कक्षा में अगर बोली जाएंगी, समझी जाएंगी, तो बहुभाषिकता का माहौल तो बन ही जाएगा, यानी कुल मिला के बहुभाषिकता यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। अगला है, भाषा शिक्षक बालकों को उनकी लेखन क्षमता के आकलन के लिए उद्देश्य से निबंध लिखने के लिए देता है। क्या लिखा है? भाषा शिक्षक बालकों को उनकी लेखन क्षमता के आकलन के उद्देश्य से निबंध लिखने के लिए देता है। बालकों द्वारा लिखे गए निबंध में भाषा शिक्षक द्वारा आकलन किया जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है। क्या है? आकलन किया जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जैसे लिखा हुआ है, वर्तनी की शुद्धता, विचारात्मक तत्वों का संगठन, लेखन की सुंदरता और व्याकरणिक ज्ञान। क्या लगता है? भाषा शिक्षक बालकों की उनकी लेखन क्षमता के आकलन के उद्देश्य से, ध्यान दो बेटा, कंसंट्रेट करो क्वेश्चन पे, तभी मजा आएगा, वरना आएगा नहीं। सभी लोग क्वेश्चन पे ध्यान से पढ़ो। लिखा है कि भाषा शिक्षक बालकों को उनकी लेखन क्षमता के आकलन के उद्देश्य से निबंध लिखने, लेखन क्षमता की आकलन के उद्देश्य से, यानी उद्देश्य क्या है? लेखन क्षमता का आकलन करना है कि बच्चा कितना अच्छा लिख पाता है या नहीं लिख पाता। इसका आकलन करने के लिए उसने क्या किया कि निबंध लिखने के लिए दे दिया कि चलो एक काम करो, जरा निबंध लिख के दिखाओ मुझे। ठीक है? अब बालकों द्वारा लिखे गए निबंध में भाषा शिक्षक द्वारा आकलन किया जाने वाला महत्वपूर्ण पक्ष क्या महत्वपूर्ण होता है? मैंने कहा ना कि लेखन में वर्तनी सही है या नहीं सही है, थोड़ा सा कम भी सही है तो चलेगी, विचार सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि आपके मन में, आपके मस्तिष्क में जो आपने लिखा है उसमें कैसे कैसे विचार आए, जिनको आपने शब्दों में पिरोकर आपने निबंध लिखा। क्योंकि अगर आपके मस्तिष्क में विचार आए ही नहीं तो फिर आप लिख नहीं सकते, ये बात आपको अच्छी तरह से पता है। तो यहाँ पे क्या है? विचारात्मक तत्वों का संगठन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो एक टीचर को बच्चे में चेक करना चाहिए। अगला प्रश्न है, समृद्ध भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित है? क्या लिखा है? समृद्ध भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित हैं? जल्दी से बताएं, ध्यान से उत्तर दें और बताएं। 1। चलो भाई, क्या हो जाएगा? तो समृद्ध भाषा परिवेश, स्वाभाविक बोलचाल, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू परिवेश जैसे उपकरण भाषा किस पहलू से संबंधित है? तो इसे कहते हैं अधिग्रहण। किससे संबंधित है? अधिग्रहण से संबंधित है। ये सारे के सारे किससे संबंधित है? अधिग्रहण से संबंधित है। समृद्ध भाषा परिवेश होगा, स्वाभाविक बोलचाल होगी, सामाजिक अंतःक्रिया, घरेलू परिवेश, इस सब से ये सारे उपकरण, जैसे उपकरण भाषा के किस पहलू से संबंधित? अधिग्रहण। यहाँ बच्चा रहकर अगर समृद्ध भाषा परिवेश होगा तो बच्चा वहां अधिग्रहण सीखेगा, ग्रहण करेगा। स्वाभाविक बोलचाल, आपस में बातचीत बातचीत होगी, उससे बच्चा सीखेगा। सामाजिक अंतःक्रिया, लोगों से सोशल इंटरेक्शन होगा तो बच्चा क्या करेगा? सीखेगा। घरेलू परिवेश, घर का जो आसपास माहौल है, जिस तरह की भाषा बात की जा रही है, जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, वो सब भी उसे क्या कर रहा है? ये एक बच्चे के सीखने के लिए एक उपकरण की तरह काम कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक हो जाती है। चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं। चित्र देना प्रचलन में है। पाठ्य पुस्तक में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। जल्दी से बताइए। पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? चित्रों से पाठ्य पुस्तक आकर्षक हो जाती है।
चित्र पाठ्य पुस्तक की शोभा बढ़ाते हैं, चित्र देना प्रचलन में है, या फिर पाठ्य पुस्तक में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। क्योंकि जब भी किसी पुस्तक में चित्र दिए गए होते हैं, तो क्या होता है ना, बच्चा आसानी से उन चीज़ों को भी समझ लेता है जो उसमें लिखी नहीं है। क्योंकि चित्र के माध्यम से वो समझ लेता है कि वो क्या कर रहा है। वो मान लो कैसे पानी पी रहा है, अब भले ही नहीं लिखा हुआ लेकिन वो समझ जाता है कि उसे प्यास लगी थी, वो पानी पी रहा है, या फिर वो नल खोलने का चित्र बना दिया या कुछ भी ऐसे। ये जो चित्र हैं हमारे, बेसिकली वो क्या हो रहे हैं, वो पाठ्य पुस्तक में चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायक होते हैं। अमूर्त संकल्पनाएं, ऐसी संकल्पनाएं जिनको मूर्त रूप नहीं दिया गया है, उनको भी चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है। निर्देश, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रारंभिक स्तर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? लिखा है, नीचे दिए गए प्रश्न के सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है? कहाँ पे? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की ओर संकेत करता है। लिखा है, भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम बनाना, गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं जानना, या फिर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और वचन की शुद्ध पहचान करना। बताओ क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताइए। जल्दी से बताइए भाई। क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखना। जो अंडरलाइन कर दिया मैंने उसको ध्यान से देखिए। गुड, आपने आंसर दे दिया है। भाषण, वाद विवाद और कविता पाठ में भाग लेना नहीं, भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। बिल्कुल सही है। यहाँ पे कि चूंकि प्राथमिक स्तर पर जब हम बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने के एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? भाषा को अपने परिवेश एवं अनुभव को समझने का माध्यम मानना। यानी हमारे आसपास के लोग जो है क्या कर रहे हैं, क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं, उस बातों में वो क्या कहना चाहते हैं, बच्चा उसे समझना चाहता है, वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अनुभव को समझने का माध्यम समझता है वो अपने हिसाब से। अगला है, बच्चों के आकलन में चुनी गई गतिविधियां होनी चाहिए। बच्चों के आकलन में चुनी गई गतिविधियां होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर बालकों को मूर्त अनुभव में संलिप्त करने वाली, आकलन के लिए कोई भी एक विधि पर्याप्त होती है। बालकों के पूर्वाग्रह पर आधारित गतिविधियों का चयन एक उत्तर के प्रोत्साहित करने वाली होनी चाहिए। बच्चों के आकलन में चुनी गई गतिविधियां होनी, आप बच्चे का आकलन करना चाह रहे हैं, कुछ पता करना चाह रहे हैं, वो उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया, कितना नहीं किया, वो सब पता करना चाहते हैं, तो आप कुछ गतिविधियाँ कराएँगे। अब वो गतिविधियाँ कैसी होंगी, किस तरह की होनी चाहिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चल जाएँ, वही आपसे पूछ रहा है। गतिविधियाँ कैसी होनी चाहिए? प्राथमिक स्तर पर बालकों को मूर्त अनुभव में संलिप्त करने वाली, या आकलन के लिए कोई भी एक गतिविधि पर्याप्त होती है। कोई भी तो नहीं होगी, क्योंकि आप जो पता करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अलग-अलग गतिविधियाँ करवानी पड़ेंगी ना आपको। एक ही गतिविधि सबके लिए कंप्लीट नहीं होती है, या फिर ऐसे कोई भी गतिविधि आप यूज़ करोगे ऐसा भी नहीं है। बालकों के पूर्वाग्रह पर आधारित गतिविधियों का चयन, या फिर एक उत्तर को प्रोत्साहित करने वाली। क्या लगता है आपका उत्तर? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, वेल डन, कुछ लोगों ने बढ़िया आंसर दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर बालकों को मूर्त अनुभव में संलिप्त करने वाली, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखें यहाँ पे। प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तक में आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय बोली के शब्दों समावेश का उद्देश्य है। सही, क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर की पाठ्यपुस्तकों में आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय बोलियों के शब्दों समावेश का उद्देश्य क्या होता है? अब चूंकि देखो, पहले तो प्राइमरी लेवल कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि आदिवासी क्षेत्रों में। जाहिर सी बात है, सामान्य जो क्षेत्र हैं उनसे आदिवासी क्षेत्रों में उनकी जो निजी बोली होती, कहीं ना कहीं तो वो होती ही अंतर है। लेकिन अब क्या कह रहा है
कि आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाने वाली स्थानीय बोली के शब्द समावेश का उद्देश्य क्या होता है। उनके शब्दों का समावेश कर दिया जाए प्राथमिक स्तर की पुस्तक में, जो प्राइमरी लेवल की पुस्तक है उसमें आदिवासी जो क्षेत्र हैं उनकी कुछ बोलियों के शब्दों को भी इंक्लूड किया जाए, ताकि जो बाहर का बच्चा है, जो आदिवासी क्षेत्र का नहीं है, जो सामान्य क्षेत्रों का बच्चा है, जो शहरों का या आसपास के क्षेत्रों का बच्चा है, वो एटलीस्ट कम से कम उन बोलियों को जानना शुरू करेगा। और अगर जानना शुरू करेगा तो उसके प्रति आत्मीयता स्थापित करना, इसका उद्देश्य क्या होता है, आत्मीयता स्थापित करना। बच्चा भी समझे, जाने कि हाँ बाकी जो चीजें हैं, वो बाकी जो बोलियां हैं और जो बोलियों के शब्द हैं, इनकेस जब कभी वो बच्चा अगर इस स्कूल में आएगा या उस तरह के आदिवासी बच्चे भी इनके साथ मुख्य धारा में सभी जो और बच्चे उनके साथ सम्मिलित होंगे, तो उन्हें उनके बहुत सारे शब्द पता होंगे, जिससे कि वो एलियन की तरह बिहेव नहीं करेंगे, वो एक्सेप्टेड बिहेव करेंगे। और बाकी सारे जो बच्चे होंगे उनको भी उनके भाषा को, उनके शब्दों को समझने में बहुत परेशानी नहीं होगी, कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही उनको जानते हैं। क्योंकि कक्षा के वातावरण से स्वयं को जोड़ पाना, जैसे कि मान लो कि अब बच्चा पहले जानता है, किताबों में उसने पढ़े हैं वो शब्द, अब नया बच्चा आएगा तो जब उस बोलेगा तो ये जो पहला जो दूसरा बच्चा जो आदिवासी क्षेत्र का नहीं है, एटलीस्ट वो उन शब्दों को समझ पाएगा क्योंकि उसने पहले से पढ़ रखा है। या फिर ये भी उस शब्द का प्रयोग कर रहा होगा तो वो अपने आप को उससे कनेक्ट कर पाए कि हाँ सब मेरे जैसे ही हैं, सब ऐसे ही बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है इसमें आराम से। दूसरी चीज क्या है, बच्चा अपने विचारों को खुलकर अभिव्यक्त कर पाएगा अगर वो एक्सेप्टेड महसूस करेगा तो, क्या वो अपने आप से बच्चों से कम से कम बातचीत कर पाएगा ना। संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है, जब बच्चे आपस में बातचीत करते हैं, जब इंटरेक्शन करते हैं तो उनका विकास होता है, उनकी भाषा का विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, वो सारे पहलू भी कहीं ना कहीं इससे साथ जुड़े हुए हैं। तो आत्मीयता स्थापित करना ये आपका option। तो आज के लिए फिलहाल ये 30 प्रश्न आपका कंप्लीट हो चुका है। सेशन को सभी साथी लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। लाइक एंड शेयर करना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और बाकी कुछ अगर नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। फिलहाल तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, और देखते हैं कल वाली क्लास में आप लोगों को क्या, किन प्रश्नों पर हम बात करेंगे, किन प्रश्नों के साथ हम आपको जोड़ेंगे और उन प्रश्नों के साथ जुड़कर क्या नया सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो चलिए, आज मुलाकात आपसे फिर होगी, दोपहर में होगी, शाम को होगी, मिलते रहेंगे। और फिलहाल तो शाम को आप बिजी रहोगे, मुझे पता है आज छोटी दिवाली मनाने में, लेकिन कोई बात नहीं, अब मुलाकात होगी। या बाद में देखिए, जो लोग नहीं देख पाए आज क्लास को वो बाद में जरूर देखेंगे इसको, और देखकर मुझे बताएंगे कि उन्हें कैसा लगा और प्रश्न कैसे उन्हें कितने समझ में आए। बाकी मिलते हैं आपसे, यहाँ ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।